2021 एंड 2022 ये वो साल हैं जहां से यूपीएससी ने अपने क्वेश्चंस के पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस लाना शुरू हुआ। ये वही साल है जहां पे एस्पिरेंट्स को खास करके दो सब्जेक्ट्स इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा हीट फील या फेस करने को मिला। साल दर साल 2021 से लेके 2025 तक अगर हम लोग क्वेश्चन पेपर को देखें तो मोस्ट ऑफ दी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सभी, मोस्ट ऑफ दी एस्पिरेंट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे स्ट्रगल करते हैं तो वो है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कारण क्या है उनके स्ट्रगल करने का? या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आसानी से इससे पार पा लेते हैं और आसानी से प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है, आज मैं उसी रीज़न को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और एक बार जब इस रीज़न को डिस्कस कर लेंगे फिर आज का जो टॉपिक है फूड चेन, उसको हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोलॉजी का। तो लेट्स स्टार्ट कि हम बात करते हैं कि वाई इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है एस्पायरेंट्स के लिए। कारण क्या है? तो बेसिक जो ओवरव्यू है वो आप समझिए। अगर आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा, ठीक है? बस एक साउंड माइंड के साथ इस चीज़ को समझना है। सबसे पहली बात है कि कुछ जो कोर सब्जेक्ट हैं जैसे कि हिस्ट्री, दूसरा में पॉलिटी, फिर हम लोग एफर्ट लगाते हैं इकोनॉमी पे, फिर लगाते हैं ज्योग्राफी पे। ये कुछ कोर सब्जेक्ट हैं। इनके बाद अगर कुछ पॉलिटी के साथ मैं आईआर को जोड़ लेता हूं, हिस्ट्री के साथ ये आर्ट एंड कल्चर वगैरह चीज़ जो है वो इंक्लूड हो गया। फिर इनके पास अगर टाइम बचता है तो फिर यहाँ पे ये लोग आते हैं और फिर आते हैं करंट अफेयर्स, ठीक? और फिर ये आते हैं किस चीज़ पे? ये आते हैं साइंस एंड टेक पे, और फिर आता है एनवायरनमेंट। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि अब कुछ और भी छोटे मोटे सब्जेक्ट्स हैं जो कि इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें एग्रीकल्चर के बारे में तो वो एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी का ही पार्ट है, वो अलग से नहीं पढ़ना है, ठीक है? तो आईआर को मैंने पॉलिटी के साथ मर्ज कर ही दिया है, ठीक? तो साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट ये दो ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पे सबसे ज़्यादा हीट एस्पिरेंट्स को फील या फेस करने के लिए मिल रहा है। क्यों? क्या रीज़न है ये? रीज़न सिंपल है। हिस्ट्री में हमें फैक्ट्स पढ़ने हैं। एक समय के बाद ये सारे फैक्ट्स कंसोलिडेट हो जाते हैं, मतलब कि हमें याद होते 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 याद हो जाते हैं। अब कुछ दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। महात्मा गांधी ने अगर बोला डू एंड डाई ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट तो भाई ये फैक्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? अब क्रिप्स मिशन फेल होने के कारण से क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो ये फैक्ट है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक? तो हिस्ट्री हमें याद होते होते हो जाता है और हिस्ट्री पे हम जितना टाइम देते हैं उस हिसाब से, और जो पढ़ना है वो कुछ क्वेश्चन उसमें कुछ चेंज करके नहीं, जो हुआ है उसी में से पूछ सकते हैं, ठीक? ओके, अब बात करते हैं पॉलिटी और आईआर। तो इसके भी कुछ सेगमेंट हैं, जैसे कि मेन अगर कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के पढ़ लिया जाए, हमारे संविधान को उठा के पढ़ लिया जाए तो ओवरऑल पॉलिटी जो है वो पूरा हो जाता है। उसी में हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके पढ़ते हैं कि पहले पढ़ लिए जो टेरिटरी है उसको पढ़ लिए, फिर उसके बाद हम लोग फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ रहे हैं, फिर डीपीएसपी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद जुडिशरी पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद लेजिस्लेचर पढ़ रहे हैं, है ना? फिर ये सब चीज़ें करते करते हम लोग इतना पढ़ लेते हैं कि ये भी समय के साथ कंसोलिडेट हो जाता है, ठीक? इसमें कुछ नया नहीं हो रहा है। इसलिए आप देखते होंगे कि इन दीज टू सब्जेक्ट्स पॉलिटी एंड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन सब चीज़ों में करेंट अफेयर्स
उतना लिंक्ड नहीं होता है, या करंट अफेयर्स लिंक्ड होता भी है तो करंट अफेयर्स भी वाला पूछते हैं क्या वो जो पास्ट में हुआ है वही घटनाओं को पूछा जाता है, जो कि कहीं ना कहीं वो हमारे सामने आई हुई होती है और हमें उस चीज को याद रखने में ज्यादा हेल्प होता है ना, ज्यादा चांसेस होता है कि वो चीज हमें याद है। अब बात है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स समझने वाला सब्जेक्ट है। अगर आप समझ रहे हैं या जो नए नए टर्म्स हैं, है ना, रीर क्या है, नीर क्या है, ठीक है ना, ये सब चीजें अगर आप समझ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, वॉस्त्रो अकाउंट क्या है, ये सब चीजें आप समझ रहे हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर बजट वाला पूरा सेक्शन आप समझ रहे हैं, आप अगर मनी को समझ रहे हैं तो ये सब चीज़ें, बैंकिंग सर्विसेज समझ रहे हैं, अगर आप जो पूरा का पूरा इंश्योरेंस सेक्टर है ये सब समझ रहे हैं, पूरा का पूरा ट्रेड्स है वो समझ रहे हैं, तो इकोनॉमी आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी के जो पार्ट है सॉरी, ज्योग्राफी के जो पार्ट है, अब इसमें ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं, एक है फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो मैपिंग है वो पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ये वाला पार्ट पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पे बेसिस है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है। ये इसमें कुछ फैक्ट वगैरह आते हैं कि ये नदियाँ किसकी ट्रिब्यूटरी हैं वगैरह, ये कहाँ से नदी गुजर रही है, तो ये सब चीज़ें हैं, तो ये कुछ आप याद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी इसमें फिजिकल वाला थोड़ा सा एसेंस आ जाता है, तो ये भी आपको थोड़ा सा क्लैरिटी होना चाहिए यहाँ पे। फिर मैपिंग है, ये तो आपको प्रैक्टिस से ही होगा। फिर अगर हम लोग बात करें ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, तो ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ये अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी के प्रीलिम्स में तो क्वेश्चंस कम आते हैं। पिछले कई सालों में हमने देखा है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस कम आए हैं, लेकिन अगर हम लोग मेंस एग्जामिनेशन को देखें तो आप बिल्कुल भी ह्यूमन ज्योग्राफी को इग्नोर नहीं कर सकते। मेंस में भर भर के क्वेश्चन यहां से आता है, आप जाके क्वेश्चन देख सकते हैं जो कि यूपीएससी ने पिछले सालों में पूछा है। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ये कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है, इन्हीं सब चीजों में इसको चिपका दिया जाता है। ठीक है, कुछ करंट अफेयर्स इनका हो गया, कुछ इनका हो गया, कुछ हो सकता है कि पॉलिटी से हो गया, कुछ इकोनॉमिक्स से अच्छा आता है, ज्योग्राफी से भी आता है, फिर कुछ एनवायरनमेंट में ही है, स्पीसीज इन न्यूज़ होता है, ठीक है, प्लेसेस इन न्यूज़ होता है, वो ज्योग्राफी में भी कह सकते हो, आईआर में भी कह सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, करंट अफेयर्स कोई अलग से सब्जेक्ट नहीं है, ये बस वही चीज़ें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अब हमारा जो सोचना है कि हम क्यों स्ट्रगल करते हैं साइंस एंड टेक में, तो उसके कुछ रीजंस हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, उसके कुछ रीजंस हम लोग जान लेते हैं कि क्यों हम लोग स्ट्रगल करते हैं। अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में ही क्यों स्ट्रगल करते हैं, तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं जिस सब्जेक्ट को ले रहा हूं वो है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। पहले इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, E&E, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। अगर हम लोग इस पे बात करें तो सबसे पहले है कि इसके लिए जितना टाइम हमें देना चाहिए उतना हम नहीं देते। ठीक, तो सबसे पहला जो इशू आता है वो आता है टाइम का। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा शॉर्टकट में पढ़ ले, और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी तो ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सबको आता है, और हर बेवकूफ़ को लगता है कि उसको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी आता है। यहीं पे वो सबसे पहला गलती करता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस जनरेशन का कि ये जो जनरेशन है वो सब कुछ सारा काम शॉर्टकट में करना चाहता है। वो चाहता है कि पढ़ाई वो शॉर्टकट में कर ले, बाकी जो लंबा टाइम है, बाकी जो ज़्यादातर टाइम है वो थोड़ा सा किसी के साथ हाथों में हाथ डाल के घूमने में बिताया जाए, किसी के साथ चैटिंग करने में बिताया जाए, किसी के साथ फ़ोन पे बातचीत करने में बिताया जाए। तो उनको पढ़ाई के लिए तो शॉर्टकट चाहिए, लेकिन वहाँ पे वो अपना फुल टाइम देते हैं। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ा है भाई। इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट में कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सबसे पहला बात। दूसरा,
आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए शॉर्टकट निकाल लो, आप हिस्ट्री का माइंड मैप बना लो, आप पॉलिटी का माइंड मैप बना लो, आप ज्योग्राफी का माइंड मैप बना लो, देयर इज यू विल नॉट एबल टू मेक अ माइंड मैप फॉर एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। क्यों? मैं प्रूफ करने वाला हूं, मैं ये बता रहा हूं। ठीक। दूसरा प्रॉब्लम आता है जो मैंने आपको बोला कि शॉर्टकट वाले माध्यम से पढ़ाई करना। ठीक है, ये सॉरी, शॉर्टकट, इनको शॉर्टकट चाहिए। हिस्ट्री में एग्जैक्टली चीजें पूछी जा सकती हैं, जो आपने क्लास में पढ़ा है वो एग्जैक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। ज्योग्राफी में एग्जैक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। जो आपने पढ़ा है अपने क्लास में वो इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी से क्वेश्चन आ जाएगा। बट देयर इज वेरी लेस चांसेस कि क्लास में पढ़े हुए से क्वेश्चन आएगा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से। बहुत कम चांसेस है, बहुत कम चांसेस है। आप पूछोगे क्यों? मैंने ये फील किया है 2022, 23, 24, 25 मैंने 4 अटेम्प्ट यूपीएससी के दिए। मैं इन 4 सालों में बस ढूंढता रह गया कि जो बड़े बड़े टीचर जिनको मैंने लाखों में फीस दिए, उनके पढ़ाए हुए कुछ तो आ जाए यार, एक तो आ जाए क्वेश्चन। नहीं आया। मैंने कभी ऑफलाइन कोचिंग नहीं लिया, मैंने ऑनलाइन लिया। तो हाँ, मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं कि ऑनलाइन कोचिंग वाले जितने जो भी फेमस एजुकेटर हैं, आप जो सोच रहे हैं मैं उन्हीं के बारे में बात कर रहा हूं। जितने जो भी फेमस हैं, जो यूपीएससी निकाल के बैठे हुए हैं या फिर जो बिना यूपीएससी निकाले ही आज या बिना स्टेट पीसीएस निकाले ही आज भारत के नंबर 1 ज्योग्राफी और एनवायरमेंट टीचर बने हुए हैं, मतलब नहीं, सॉरी, नहीं आया। ज्योग्राफी में आ जाता है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में चीजें नहीं आती हैं। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं बोल रहा हूं, ज्योग्राफी में चीजें आती हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में नहीं आती। चौथा रीजन जो आपके जो फेल्यूर का जो कारण है आपके, ठीक है, आपके हमारे सबके फेल्यूर का एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में कारण है, वो है कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो हम लोग बड़ा एक लिमिटेड वे में पढ़ते हैं। हम उसका बेसिक नहीं पढ़ते, हम शॉर्टकट जाते हैं। ये वाला कि जो टीचर एक महंगे इंस्टीट्यूट का कोर्स लिया, वहां से टीचर से पढ़ लिया और हम सोचते हैं कि पूरा अपना जिम्मेदारी टीचर पे डाल दिया, अब जो सर ने पढ़ाया है वही एग्जाम में आ जाएगा, वही देके हम पास हो जाएंगे। सॉरी, यहीं पे आपका सबसे बड़ा मिस्टेक है। आपको अगर 25 टॉपिक गिन के अगर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में पढ़ाया गया है, तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है वो क्या है? पर्यावरण जो चीजें हैं वो कुछ घटनाएं हैं जो 24 घंटे हमारे आसपास में घटती रहती हैं। नए नए टर्म्स इजाद होते रहते हैं, ठीक है, नई नई चीजें सामने आती रहती हैं। उसमें से उन हजारों चीजों में से कुछ 20 टॉपिक चुन के आपको पढ़ा दिए जाते हैं। तो क्या वो 20 टॉपिक जो आपके टीचर के दिमाग में आया वही यूपीएससी के प्रोफेसर के दिमाग में आया जो आएगा, जो वो पूछने वाले हैं? क्या ये कितना तक संभव है? नहीं संभव है। तो इसलिए हर साल एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के क्वेश्चंस में स्टूडेंट जो है वो स्ट्रगल करते हैं। ठीक। फिर बहुत बच्चे झांसे में आ जाते हैं कि अरे इन सर का तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का कोर्स बिल्कुल परफेक्ट है, इनका तो बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो, और जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता हूं तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वही सारा कंटेंट इन सर के पीडीएफ में है। ये सर जो पढ़ा रहे क्लास में वही तो पढ़ा रहे हैं जो वो कहाँ है, जो वो क्वेश्चन पेपर में है। तो अब इस पूरे यूपीएससी का जो कोचिंग इंडस्ट्री है उसका मैं खेल आपको बताता हूं क्या है। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगले साल क्वेश्चन कहां से आएगा ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, किसी को पता नहीं है कहां से आएगा, क्या आएगा, कुछ भी किसी को नहीं पता। होता क्या है, बच्चों को गुमराह किया कैसे जाता है, स्टूडेंट एस्पिरेंट्स को बेवकूफ कैसे बनाया जाता है, वो ये है कि अगर 2019 में या 2022 में अगर पूछ लिया गया एलिफेंट के बारे में कि एलिफेंट की जो लीडर होती है वो फीमेल एलिफेंट होती है, भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में नंबर्स में वो पाया जाता है,
और फिर उसका जेस्टेशन पीरियड जो है वो क्या होता है, जो गर्भावस्था होता है वो कितना लंबा या कितने मंथ का होता है। ठीक, पहली बार यूपीएससी पूछता है, उसके पहले किसी ने न कुछ नहीं पढ़ाया भाई साहब, किसी ने कुछ नहीं पढ़ाया। लेकिन अगर 2022 में ये क्वेश्चन आएगा तो 2023 से वो लोग अपने कोर्स में इसको चिपका देंगे। अब जो नया बच्चा आ रहा है वो देखेगा तो क्या समझेगा, अरे हाँ ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है और ये सर के कंटेंट में भी है, मतलब सर तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के नंबर 1 टीचर है, या मैम तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की नंबर 1 टीचर है, इनसे बढ़िया तो बढ़िया टीचर कोई है ही नहीं। यहां पे आपका प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। फिर से अगर इस बार 2025 में पूछा गया है स्पाइडर मंकी, क्या आपने पहले सोच के बताइएगा, क्या आज ढूंढ लीजिए कहीं भी किसी भी यूपीएससी टीचर ने स्पाइडर मंकी के बारे में पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया है। लेकिन देखिएगा तुरंत जो है वो अब से 2025 के बाद ऑनवर्ड्स जो भी कोर्सेज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के आए हैं वहां पे उन्होंने स्पाइडर मंकी को चिपका दिया है। फिर एक साल आया लायन के बारे में, कितने यूपीएससी टीचर ने लायन के बारे में पूरा डिटेल मतलब की बताया होगा कि लायन का ये फीचर है, ये क्वालिटी है, ये सब चीजें हैं। लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चन आया उसके बाद अगले साल इन्होंने पूरा कंपैरिजन दे दिया, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अफ्रीकन लायन, एशियन लायन, ये लायन वो लायन। यही कोचिंग इंडस्ट्री का मोडस ऑपरेंडी है। और हर साल बच्चे क्या करते हैं कि जो पिछले साल पूछे गए हैं वही सब। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो पीडीएफ जो होता है या कंटेंट जो होता है हर एक इंस्टीट्यूट या टीचर का, वो होता क्या है कि पिछले सालों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन से पूरा ही भर जाता है। वो पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही मटेरियल वो लोग अपने चीजों में डालते हैं, जिससे बच्चों को लगता है कि हाँ ये तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी पूछ रहा है वो तो सारा सर एकदम पढ़ा रहे हैं। लेकिन वो तब ऐड करते हैं जब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नए स्टूडेंट्स को लगता है कि सर तो एकदम एग्जैक्टली वही पढ़ाते हैं जो यूपीएससी पूछता है। यहीं पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और यूपीएससी का जो स्पेशली अगर मैं बात करूं साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी में, तो हाँ कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, 1-2 बार रिपीट हुए हैं, जो ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन रहे हैं, स्पेशली जो क्वेश्चन करंट अफेयर्स में रहे हैं 1-2-3 साल तक, जिनका मतलब कि रहा है, ठीक है ना, न्यूज में रहे हैं, तो वो रिपीट हुए हैं। लेकिन ये लोग ज्यादा क्वेश्चन रिपीट नहीं करते, सिंपल सी बात है, रिपीट नहीं करते ज्यादा। एक बार ये एलिफेंट दे के छोड़ दिए, अब कोचिंग इंडस्ट्री अपने नोट्स में एलिफेंट पढ़ा रहा है, झूठ मूठ का स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो रहा है, वो एलिफेंट पढ़ रहे हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिल रहा है उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो ये आप ना करिए, ये बिल्कुल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक और एनोमली क्या है, एक और जो प्रॉब्लम है वो है कि एक हमने टाइम देख लिया कि टाइम कम देते हैं, शॉर्टकट से पढ़ते हैं, फिर है ओवर डिपेंडेंट। जो मैंने बोला कि किसी भी इंस्टीट्यूट या टीचर पे एकदम होगा कि हाँ सर ने पढ़ा दिया अब हमको कुछ नहीं। अरे सर ने आपको जो भी पढ़ाया है ना कुछ अपना जो उनके दिमाग में आया कि ये इंपॉर्टेंट है, कुछ जो है वो पीछे के जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसका बना के एक लेंदी सा उनका कंटेंट बन गया, आप वही पढ़े हुए हैं। और ये पढ़ने के बाद जब आप एग्जाम में जाते हैं पता लगा कि कुछ नहीं आया, एक क्वेश्चन भी नहीं आया। यही समस्या है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का। और मैं रिपीट नहीं करूंगा, बट दिस इज द सेम प्रॉब्लम विथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब सवाल यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या है? भैया इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको देना पड़ेगा टाइम, आपको शॉर्टकट से नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा बेसिक मजबूत करना पड़ेगा। आपके पास जब बेसिक रहेगा, आपके पास जब आपका फाउंडेशन मजबूत रहेगा ना, और आपका जो ओवरऑल नॉलेज ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड साइंस एंड टेक का रहेगा, वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में जो सही ऑप्शन है उसको चुनने में। और थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स जो है वो देखते रहिए, क्योंकि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और साइंस एंड टेक से क्या होता है कि करंट अफेयर्स से सीधे सवाल आते हैं।
तो किसी और सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स देखे या ना देखे, पॉलिटी भाड़ में जाए, हिस्ट्री भाड़ में जाए, मैं सीधे बोल रहा हूं आपको जो है वो इन दोनों का तो करंट अफेयर्स देखना ही देखना है। ज्योग्राफी थोड़ा बहुत पूछ लेता है, ठीक है, वो भी सबको पता है कहां से पूछता है, लेकिन इन दोनों का करंट अफेयर्स आपको देख के जाना है। जितना देखे, आप किसी भी टीचर पे रिलाई मत करिए, ठीक। आपको दो काम करना है, आप एक अपना बेसिक मजबूत करिए, जिसको फाउंडेशन बोलते हैं, उसको मजबूत करिए, और प्लस में करंट अफेयर्स करिए। ये दो चीजें आप खुद से करिए। आप देखिएगा कि जो एक भी क्वेश्चन आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, अगर 10 क्वेश्चन आ रहा है तो पहले स्थिति यह हुआ करता था कि 10 क्वेश्चन में से शायद एक आध क्वेश्चन आपसे बन गया, लेकिन ये करने के बाद आपको क्या मिलेगा कि इन 10 क्वेश्चन में से आप लगभग जो है वो 3 से 5 क्वेश्चन बना देंगे, और ये बहुत बड़ा फर्क पैदा करेगा, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो 4-5 क्वेश्चन के लिए ही इधर या उधर रह जाते हैं। 4-5 क्वेश्चन कहने का मतलब है कि 8 से 10 नंबर अगर सही करते हैं, मतलब उतना जो है वो उसका 1/3 गलत नहीं करते हैं, है ना, सही करते हैं। 8 से 10, ठीक है, अगर नंबर सही करते हैं तो 3 नंबर आपका ऑलरेडी कम हो जाता है, तो वो 10 नंबर नहीं, वो ऑलमोस्ट जो है वो 13 के आसपास में है। तो इसलिए जो है वो आप ये समझिए कि एक छोटा सा घटना मैं आपको बताता हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूं। एक टाइम था, एक एग्जाम में, यूपीएससी के ही एग्जाम में 3 क्वेश्चन के लिए मैं रह गया, मतलब कि सीसेट में मेरा मार्क्स कम आया था खुद। तो 3 क्वेश्चन कहने का मतलब है कि 3 क्वेश्चन में हो गया 2.5 इंटू 3, तो कितना हो गया 7.5। अब 1/3 मतलब कि 3 अगर आप सही करते हैं, 3 सही करते हैं, ठीक है, तो आपको 7.5 नंबर मिला, और ये 3 आप गलत कर देते तो आपका 2.5 क्या होता, कट जाता। तो 3 सही करने पे 7.5 तो मिल ही रहे हैं, ये 2.5 भी आप बचा रहे हैं, मतलब कि 3 सही करके आप क्या कर रहे हैं, आप टोटल 10 मार्क्स अपने पास ला रहे हैं। मैं यही चीज आपको समझा रहा हूं जीएस पेपर में, कि वहां भी ऐसे ही खेल होता है। कुछ नंबर्स 4 से 5 नंबर, 3 से 4 से 5 क्वेश्चन और 2 से 4 क्वेश्चन फर्क कर देता है। और जब आप बेसिक प्लस करंट अफेयर्स करिए, किसी भी टीचर पे रिलाई होने का जरूरत नहीं है, और नहीं तो जो मैं बोल रहा हूं वो आप देखिए कि ऐसा ही उनका काम है वो ऐसा ही करते हैं, बिकॉज नो वन नोज कि क्या क्वेश्चन कहां से आने वाला है। ये फील्ड बहुत बड़ा है, रिसोर्सेज हमारे पास पढ़ने के लिए कम है, अगर होते भी तो कहां से पढ़ते उतना बड़ा चीज है। और हमें 200 में से 200 थोड़े न लाने हैं, यहां तो 200 में 200 का एग्जाम हो रहा है, 200 मार्क्स का, तो यहां पे हमें देखने के लिए मिल रहा है कि 90 ऑन एन एवरेज 90 के आसपास में कट ऑफ जो है वो बन जा रहा है। किसी साल थोड़ा सा ऊपर है, किसी साल थोड़ा सा नीचे है, तो 50% से भी कम लाना है हमें। तो क्यों परेशान हो रहे हैं हम? इसके लिए ज्यादा नहीं सोचेंगे, इसके लिए हम ये चीज करेंगे, बेसिक और करंट दोनों के लिए, साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। बाकी सब्जेक्ट्स जहां से श्योर है कि यहां से हम पढ़ने के बाद आएगा, ज्योग्राफी आने वाला है, मैपिंग आने वाला है, आईआर में हर साल जो है वो जो क्षेत्र हैं जो न्यूज में है उनको देखना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पूरा अच्छे से करके जाइए, पॉलिटी अच्छे से करके जाइए, इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स का समझ के जाइए। आपको ऑलमोस्ट 45% ही तो लाने हैं, जो 45% लाने हैं, तो क्यों टेंशन ले रहे हैं? तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का बेसिक समझिए। और स्पेशली कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि यार बाकी बड़े बड़े टीचर तो कुछ और पढ़ाते हैं, ये आदमी तो कुछ और बता रहे हैं। मैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो समझा रहा हूं, ताकि ये समझ गए तो फिर क्वेश्चन कन्वर्ट आसानी से होगा विथ करंट अफेयर्स।
समझ में आ रहा है? और आप इन सब चीजों को मिला के देखिएगा, लगभग सारे टीचर जो है वो ये चीजें पढ़ाते ही पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग जगह, थोड़ा सा स्कैटर्ड फॉर्म में पढ़ाते हैं। मैं इसको एक साथ कर रहा हूं ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए, और ये करिए, आपको ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट द टुडे स्टडी वाला पार्ट। आज ये इतना हो गया कि अपना सब्जेक्ट क्या है। अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं, नहीं तो ज्ञान ही हो जाएगा, क्योंकि ज्ञान देने वाले तो बहुत लोग हैं। रात में जिसको भी सपना आता है सुबह उठ के ज्ञान दे देता है, तो ऐसा तो कुछ करने वाले बहुत लोग हैं। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अभी। ओके, अब बात है फूड चेन। फूड चेन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का। होता क्या है फूड चेन? होता क्या है? सबसे पहले जो है वो इस दुनिया में, इस धरती पे जो एनर्जी जो है वो आता है इन द फॉर्म ऑफ सोलर या सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के फॉर्म में सबसे पहले एनर्जी आता है। ठीक है, सोलर रेडिएशन या सनलाइट, उसको जो भी बोलना है बोल सकते हो। ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? ग्रीन प्लांट, ट्रीज जो भी है, प्लांट में ये सब आ जाता है, प्लांट, ट्रीज, हर्ब, श्रब्स वगैरह सब कुछ, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स वगैरह सब कुछ। तो ये लोग क्या करते हैं कि बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ये लोग अपना खाना बनाते हैं। दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब है कि दे आर प्रोड्यूसिंग फूड, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब क्या हुआ कि ये जो भाई साहब हैं, ये आए और प्लांट को खा लिया, पत्तियों को खा लिया। एनर्जी कहाँ से कहाँ गया? यहाँ से यहाँ गया, इस जगह गया, एनर्जी यहाँ से यहाँ फ्लो हुआ। फिर फ्रॉग जो है वो इसको खा लिया, तो एनर्जी फ्रॉग में गया। फिर सांप जो है वो फ्रॉग को खा लिया, ठीक है, ये तो एनर्जी इस तरफ आ रहा है। फिर ये जो हॉक है वो स्नेक को खा लिया, ठीक है, ये इसको खा लिया, तो एनर्जी यहाँ से फ्लो कर रहा है। फिर जो है एक समय आया कि लास्टली अगर आप हम देखें तो जो हॉक है लास्टली मर गया, तो ये डिकम्पोज होगा, तो सड़ने गलने के बाद इस पे फंगस और जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स है वो ये करेंगे। इनको डिकम्पोजर्स कहते हैं, इनको डिकम्पोजर्स कहते हैं। तो ये डिकम्पोजर्स हुआ, और फिर ये क्या हुआ कि जितने जो भी न्यूट्रिएंट्स या मटेरियल्स थे उन सभी चीज़ों को एनवायरनमेंट में वापस भेज दिया, और उन्हीं सब चीज़ों को फिर से यूज़ करेगा क्या? प्लांट, और फिर ये खाना तैयार कर देगा अपने लिए भी और बाकी के लिए भी। तो फिर से ये साइकिल चलता रहेगा, ये साइकिल राउंड एंड राउंड चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? ये है फूड चेन। ये जो चेन है ना, दिस इज कॉल्ड फूड चेन। इस चेन को बोलते हैं फूड चेन। ठीक है, अभी समझते हैं डिटेल में कि फूड चेन क्या है। ठीक, ये इसका डेफिनेशन है। अगर आपको जरूरत पड़े कि हाँ ये आदमी तो सिर्फ फोटो दिखा दिखा के पढ़ा देता है, कुछ बताता है नहीं, तो जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स है ना, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जाता है इन अ लीनियर सीक्वेंस। लीनियर सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? एक लाइन के तहत, ठीक है ना, चेन लाइक स्ट्रक्चर इसको। तो आप देख सकते हैं कि ये है लीनियर सीक्वेंस, ये इस एरो के वजह से लीनियर सीक्वेंस है। ग्रास से एनर्जी और न्यूट्रिशन ग्रास ऊपर में गया, ग्रास ऊपर से फ्रॉग में गया, फ्रॉग से स्नेक में गया, और स्नेक से हॉक या ईगल जो भी है उसके पास गया। इस प्रकार से जाते जा रहा है। इसको बोलते हैं क्या? लीनियर। इसको बहुत सारे जगह पे एक वर्ड लिखा रहेगा, दैट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ऐसा नहीं है कि ग्रास होपर से न्यूट्रिशन और एनर्जी मिल रहा है ग्रास को, या फ्रॉग से जो एनर्जी और न्यूट्रिशन मिल रहा है ग्रास होपर को, ऐसा नहीं है। ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा, ये होगा। आपने कभी रोड पे वन वे तो देखा है ना कि आप एक ही साइड जा सकते हैं, आप उधर से नहीं आ सकते। अगर आप इस साइड से जा रहे हैं तो इधर से ही जाइए, अपोजिट साइड से नहीं आ सकते। वैसे ही ये वन वे है, समझ गए? तो दिस इज कॉल्ड फूड चेन।
ठीक, ये डिफिनीशन हो गया। फिर से मैंने इस डायग्राम के माध्यम से, इस पिक्चर के माध्यम से ये समझाने का ट्राई किया कि दिस इज द फूड चेन। ओके, अब बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन किस प्रकार से उनको अपना न्यूट्रिशन खाना मिलता है, ट्रॉपिक लेवल बनाए जाते हैं। तो सबसे पहली बार खाना या फूड बनता है प्लांट के द्वारा, दैट्स वाई प्लांट को रखा जाता है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अब प्लांट को खाके जो सेकेंड टाइम फूड जहां पे या न्यूट्रिशन और एनर्जी जहां पे पहुंचता है, दिस इज कॉल्ड सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। फिर इसको खाके जो थर्ड टाइम जहां पे पहुंचता है, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। फिर इसको खाके जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। ऐसे ही ट्रॉपिक लेवल बनाए जाते हैं। दिस इज द ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में हमेशा प्लांट्स ही आएंगे। उसके बाद सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में जो मोस्टली जो हर्बीवोरस, घास पत्ते पत्ती ट्री के स्टफ पार्ट खाने वाले हैं, उनको जो है वो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में रखा जाता है। थर्ड ट्रॉपिक लेवल में जो हर्बीवोरस को खाने वाले हैं वो मतलब कि कार्निवोर, और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में जो टॉप कार्निवोर और ओमनिवोर है उनको रखा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इन सभी चीजों में जो एक चीज अभी तक हमने नहीं किया है वो है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का एक अपना ही रोल है जो कि ये है डिकम्पोजर्स। हमने जो पिछला पेज था वहां पे देखा था कि डिकम्पोजर्स का रोल है कि अंतिम में हॉक जो है या ईगल जो है वो डेड हुआ तो डिकम्पोज होके फिर इन्वायरमेंट में सारा जो है वो चीजें जो न्यूट्रिशन है या उसके कंपोनेंट है वो वापस चले गए। ठीक, लेकिन ये गलत बात है। डिकम्पोजर्स हर एंड पे काम करता है। मतलब अगर प्लांट के पत्तियां भी गलेंगी सड़ेंगी तो उस पे भी काम करेगा डिकम्पोजर्स डेट्रिटिवोरस, ये हमने पढ़ा है पहले ही कि डिकम्पोजर्स क्या होता है और डेट्रिटिवोरस क्या होता है, हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर ये भी डेड हुआ तो ये भी डिकम्पोज होगा। अगर कुछ एक्सक्रेटा वेस्ट वगैरह निकालता है या ये मरता है तो ये भी डिकम्पोज होगा, और इसका एक्सक्रेटा वेस्ट या ये भी मरेगा तो ये भी डिकम्पोज होगा। डिकम्पोजर्स हर ट्रॉपिक लेवल पे काम करते हैं। तो अगर प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन आता है कि डिकम्पोजर्स ओनली एक्ट्स और वर्क्स इन एट सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, सिर्फ इन्हीं ट्रॉपिक लेवल में काम करता है, नहीं। डिकम्पोजर्स और डेट्रिटिवोरस हर ट्रॉपिक लेवल में काम करते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट ऐसे ही बनते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि कुछ चीजें आपको देखनी है। अगर आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को बिल्कुल मजबूत बनाना है तो भाइयों और बहनों जो भी लोग हैं, एक काम बस आप करिए। सबसे पहला काम है कि जो फाउंडेशन है, इसका फाउंडेशन है वो मजबूत कर लीजिए। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का जो फाउंडेशन है उसको एकदम स्ट्रांग कर लीजिए। दूसरा है कि करंट अफेयर्स एकदम देखते रहिए, ठीक। और तीसरा है कि अब इन दोनों में क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये आपको पता कैसे चलेगा। ये पता चलेगा कि किस लेवल तक का देखना है, किस लेवल तक का नहीं देखना है, ये आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने से। बस इन तीन चीजों का सहारा लीजिए, आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। और हाँ, किसी भी टीचर पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है, मुझ पे भी होने की जरूरत नहीं है, मैं साफ साफ बोल रहा हूं ठीक है, मुझ पे भी होने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पे क्या करवा रहा हूं, मैं फाउंडेशन करवा रहा हूं और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके साथ करूंगा। अगर टाइम मिला तो करंट अफेयर्स करवाऊंगा, अगर टाइम नहीं मिला तो करंट अफेयर्स नहीं करवाऊंगा। ये थोड़ा सा आपको ढूंढना है, ठीक है। आप थोड़ा सा एक्टिव लर्निंग करिए, पैसिव लर्निंग मत कीजिए, क्योंकि एक्टिव लर्निंग ही आपके साथ रहेगा और आपको हेल्प करेगा। जो बात है वो मैं क्लियर बोल रहा हूं, मुझ पर डिपेंड नहीं रहना है। बस अब आपको समस्या आएगा कि फाउंडेशन कहां से करें, तो वो फाउंडेशन मैं आपका मजबूत यहां पे करने का काम कर रहा हूं। फिर आपको PYQ सारा का सारा करवा दूंगा। जैसे मैंने प्रोटेक्टेड एरिया में सारा PYQ करवाया था, वैसे ही इस सेगमेंट को खत्म करने के बाद इसका जो 34-35 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब करवा देंगे यहाँ पे, ठीक है।
उसके विथ आंसर और एंड ऑप्शन एनालिसिस सब करवा देंगे। ये इसका चांस मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, अगर ऐसा मिला कुछ स्पेशल चीजें, हो सकता है स्पीसीज वगैरह के बारे में कुछ आपको स्पीसीज वगैरह करवा दूंगा, ठीक है। उसमें से आए ना आए यूपीएससी जाने, जो बात है वो क्लियर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, क्योंकि जब जो भी कोचिंग इंडस्ट्री है वो आपको कोर्स बेचने से पहले बोलेगा कि आप कोर्स लीजिए, कहीं देखने का जरूरत नहीं है, सब सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। लेकिन एग्जाम होने के बाद एक ही चीज होता है, वो आके बोलेंगे प्रीलिम्स वाज वेरी टफ, this year prelims was very tough, especially if we talk about environment and ecology, science and tech, question was very tough, out of context, you know, from where they given the question, like spider, monkey, whatever, you know। तो यही सब बकवास होते रहता है। तो आपको क्या लगता है, आप खुद सोचिएगा, आपका फ्यूचर आपके हाथ में है, कि आपको क्या लगता है कि आपको एक साल अपना इन लोगों के मतलब कि भरोसे सैक्रिफाइस करना है, या खुद अपने आप को एम्पावर करना है, ठीक है, ये नॉलेज लेके। तो आप ही देखिएगा। और इस फाउंडेशन के अलावा भी कहीं से कंटेंट मिले जो कि यूपीएससी पूछ रहा है, वहां भी अगर एक्स्ट्रा अगर आपको मिल रहा है तो वो आप पढ़िए, है ना, ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं आगे। तो ये सब चीजें हमने बात किया, बाकी प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, उम्मीद है इतना तो पता ही होगा आपको। अब थोड़ा सा और आगे, अब फूड चेन का बात कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी का फ्लो भी होता है। तो एक व्यक्ति आए जिनका नाम था रॉबर्ट लिंडमैन, ठीक, और इन्होंने दिया 10% लॉ या 10% रूल, ठीक है। ये बड़ा फेमस है, रॉबर्ट लिंडमैन के द्वारा 10% रूल दिया गया। इसमें रॉबर्ट लिंडमैन क्या बोलते हैं? रॉबर्ट लिंडमैन बोलते हैं कि सन से सनलाइट आएगा सॉरी, सन से सनलाइट आएगा, उस सनलाइट से ये जो प्रोड्यूसर हैं, मतलब जो प्लांट्स हैं, ये अपना खाना बना लेंगे। ये इनका जो भी खाना है, तो सपोज करो कि ये जो प्लांट हैं, ये दुनिया के सारे प्लांट्स यहीं पे हैं और इनका नंबर है 100%, ठीक है, 100%। अभी ये मैंने नहीं बोला है कि सन का कितना परसेंट एनर्जी लेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं अभी इस चीज को बता ही नहीं रहा हूं, समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ये मैं अगले पार्ट में मैं बताऊंगा। सन से जो एनर्जी आया, कितना आया मुझे नहीं पता, ठीक। उसके बाद जो भी एनर्जी आया, उससे खाना बना के प्लांट, ट्रीज, हर्ब, श्रब सब एकदम फिट हैं। तो अभी समझो कि दुनिया भर के टोटल जो प्लांट्स हैं वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला बॉक्स। तो 100% प्लांट यहाँ पे है, मतलब उनके पास जो भी प्लांट में स्टोर्ड एनर्जी है वो यहाँ पे है, मतलब 100% प्लांट में स्टोर्ड एनर्जी है यहाँ पे। इस 100% प्लांट में स्टोर्ड एनर्जी जो है, अब इसको कोई आके, इस प्लांट को आके कोई बकरी या हिरन खाएगा, क्योंकि जो सेकेंड ट्रॉपिक लेवल है उसमें सिर्फ हर्बीवोरस होते हैं। तो जो जब आके कोई इसको खाएगा, तो खाने के बाद सिर्फ इसका जो भी खाएगा उसका 10% ही आगे जाएगा, उसका 10%, इसीलिए 10% रूल मिला है, उसका 10% ही जाएगा। सपोज करिए कि अगर पहले वाले में, सपोज कीजिए कि पहले वाले में, अगर फर्स्ट वाले में अगर यहाँ पे 100 जूल है, 100 जूल एनर्जी है, और अगर आके हिरन इस 100 जूल, इस पूरे के पूरे को हिरन आके खा ले, तो हिरन के पास जो एनर्जी पहुंचेगा वो क्या पहुंचेगा, वो 10 जूल पहुंचेगा, ठीक है। अब उसके बाद अब हिरन को कोई लायन खा ले, ठीक है, तो उसके पास ये क्या पहुंचेगा, 1 जूल पहुंचेगा, ये ऐसे करके। फिर इसको कोई खा ले तो उसके पास 0.1 जूल पहुंचेगा, और फिर इसको कोई खा ले तो 0.01 जूल पहुंचेगा, ये ऐसे करके है। तो जैसे जैसे ऊपर जाता है, नीचे वाले का 10% एनर्जी ही पहुंच पाता है, ट्रांसफर हो पाता है, ठीक है, नीचे वाले का 10% ही एनर्जी ट्रांसफर हो पाता है। ऐसा नहीं कि हम खाना खाएं
तो जो भी खाना खाएं उसका 100 का 100% हमारे बॉडी में लग गया, नहीं, जो भी हम खाना खाते हैं उस पूरे फूड का 10% ही हमें एनर्जी मिल पाता है। ये भी बहुत बड़ी चीज है, जो भी खाना खाते हैं उसका 10% ही हमारे बॉडी को मिल पाता है। दिस इज कॉल्ड द रॉबर्ट लिंडमैन्स 10% रूल या 10% लॉ। ये समझ में आता है? सनलाइट का यूज करके खाना बनाया, ठीक है। हीट जो है वो हर लेवल पे, चाहे वो प्लांट में ट्रांसपीरेशन हो रहा हो, चाहे यहाँ पे बॉडी हीट हो, हर लेवल पे हीट एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में लॉस होते जा रहा है हर लेवल पे, चाहे प्लांट के भी बॉडी से हो, चाहे वो हर्बीवोरस के हो, कार्निवोरस, टॉप कार्निवोरस, जो भी हो, सबके बॉडी से हीट जो है वो रिलीज हो रहा है। और हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो कुछ एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में रिलीज हो रहा है। और हर सेगमेंट में क्या कर रहा है, डिकम्पोजर्स अपना काम कर रहा है, जो कि पिछले पार्ट में, पिछले स्लाइड्स में हमने बात किया था कि डिकम्पोजर्स तो हर लेवल पे काम करेगा। ऐसा तो है ही नहीं कि डिकम्पोजर्स किसी एक लेवल पे काम करेगा। वो प्राइमरी मतलब प्रोड्यूसर यानी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से लेके जो अल्टीमेट है ना, जो फाइनल कंज्यूमर है या जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है, सब पे वो काम करेगा। ठीक है, इतना समझ में आता है? डिकम्पोजर्स का काम क्या है कि इन सभी चीजों से जो वेस्ट आते हैं, उन वेस्ट को वो क्या करेगा, रिसाइकिल करेगा, और रिसाइकिल करके दोबारा इन्वायरमेंट में पहुंचा देगा, ताकि फिर से उन सब चीजों को यूज करके प्रोड्यूसर जो है वो अपना खाना बना सके। ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ अब ये तो आपने 10th के बुक में देखा ही होगा कि प्लांट जो है, ये देखिए 1000 जूल जो है वो आया सन से, तो प्लांट जो है वो कितना परसेंट ले रहा है, ओनली 1% ले रहा है, क्योंकि 10,000 जूल का बस 10 जूल ही प्लांट यूज कर रहा है। अब इस 10 जूल को अगर हिरन ने खाया तो हिरन के पास इस 10 का 10 जूल नहीं पहुंचेगा। मान लो कि इस पूरे प्लांट को हिरन ने खा लिया तो 10 का 10 जूल नहीं पहुंचेगा, कुछ 9 जूल्स एनर्जी लॉस टू द एनवायरमेंट, कुछ वेस्ट के फॉर्म में, कुछ हीट के फॉर्म में। ठीक, सिर्फ 10%, मतलब 10 जूल का 10%, सिर्फ 1 जूल ही कहां पहुंचेगा, हिरन के पास पहुंचेगा। फिर अगर इस हिरन को लॉयन ने खा लिया तो इस लायन को 1 जूल एनर्जी नहीं मिलेगा, 0.9 जूल जो है वो एनवायरमेंट में एनर्जी लॉस्ट, मतलब चला जाएगा, वेस्ट के फॉर्म में या फिर हीट के फॉर्म में चला जाएगा। यहां पे लायन के पास 0.1 जूल एनर्जी ही पहुंचेगा। दिस इज कॉल्ड रॉबर्ट लिंडमैन 10% लॉ। ठीक है, ये आपको याद या ध्यान होना चाहिए, ये ऐसे काम करता है। ठीक है, दिस इज द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ एनर्जी इन फूड चेन। जैसे जैसे एनर्जी आगे एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में प्रोग्रेस करता है, बढ़ता है, वैसे वैसे एनर्जी क्या होता है, लॉस, एनर्जी का लॉस होते जाता है, फूड चेन में एनर्जी लॉस होते जाता है। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन। एक बार जब हम लोग फूड चेन समझ लिए तो टाइप्स ऑफ फूड चेन तो बेसिकली कई जगह पे आपको 2 ही पढ़ाए जाते होंगे, लेकिन हम लोग को पूरा पढ़ना है ना, तो टाइप्स ऑफ फूड चेन जो है वो 3 हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। एक है ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा है डेट्रिटस फूड चेन, जिसको सैप्रोफाइटिक भी बोलते हैं, क्योंकि हमने तो साथ साथ ही तो पढ़ा था, सैप्रोफाइटिक और डेट्रिटस साथ साथ ही तो पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद पैरासाइटिक फूड चेन, पैरासाइटिक फूड चेन, इसको भी हम लोग करने वाले हैं। हो सकता है कि अगले बार यूपीएससी पूछते, क्या भरोसा। ठीक, अब बात करते हैं ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है, सपोज करिए कि एक प्लांट है, प्लांट को डियर ने खाया, डियर को लायन ने खाया, यही है ग्रेजिंग फूड चेन। प्लांट हर्बीवोरस मतलब डियर, हर्बीवोरस कार्निवोरस मतलब लायन, सिंपल। यहां पे एक अलग एग्जांपल दिया हुआ है कि ये फ्लावर
सॉरी, आई एम सफरिंग। थोड़ा सा देहरादून का मौसम अभी ठंडा हो गया है और थोड़ा सा मैं अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करने के वजह से थोड़ा सा कोल्ड एंड कफ के वजह से आई एम सफरिंग। बट लेक्चर तो आप लोग के लिए लाना है, तो स्टिल मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको लेक्चर मिलता रहे टाइम से, है ना। सॉरी फॉर माई हेल्थ। तो अगर एक प्लांट है तो प्लांट पे फीड किया कैटरपिलर, ठीक है। इस कैटरपिलर को खाया फ्रॉग, फ्रॉग को खा लिया स्नेक, स्नेक को खा लिया आउल। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है। अभी तक ठीक है। अब बात करते हैं। तो ये ग्रेजिंग फूड चेन है, इसका एक कंपोनेंट और हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इतना समझिए कि ये ग्रेजिंग फूड चेन है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। इससे रिलेटेड आया तो बस कॉमन सेंस यूज करना है कि हाँ अगर ये ग्रेजिंग फूड चेन है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो हाँ उस पे उसके बाद फिर आपको जो है वो आंसर के आप नज़दीक पहुंच जाएंगे। नहीं तो आप उस टाइम में, जब टाइम बिल्कुल तेजी से भाग रहा होता है और आपको एक क्वेश्चन के लिए लगभग जो है वो 1 मिनट मिलता है, तो उस टाइम में उस प्रेशर में जीएफसी जैसे ही दे दिया, वहां तो कुछ बोलेगा भी नहीं ग्रेजिंग फूड चेन, वहां बोलेगा जीएफसी। अब आपको समझ में नहीं आएगा कि जीएफसी की केएफसी, क्योंकि आप ज्यादातर टाइम तो केएफसी में बिता रहे थे किसी के साथ, तो यहां पे पूछेगा जीएफसी, आप बस वहीं पे कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो देखना है ये सब चीज। अब उसके बाद है डीएफसी, है ना। तो फिर से आपको केएफसी याद नहीं आना है, ये है डेट्रिटस फूड चेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड सेप्रोफाइटिक फूड चेन, ठीक। याद होना चाहिए। ये क्या होता है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेट्रिटस। बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर सेप्रोफाइटिक का तो पता है कि सड़ती गलती हुई चीजें, है ना। ये डेट्रिटस क्या होता है, नेचुरल वेस्ट मटेरियल दैट इज लेफ्ट आफ्टर समथिंग हैज बीन यूज्ड और ब्रोकन अप। कोई चीज यूज हो गया, किसी का एक्सक्रेटा हो गया, वेस्ट हो गया, मर गया है, ये सब चीजें डेट्रिटस में आती हैं, ठीक। तो ये है डेट्रिटस, पेड़ से पत्ता गिर गया है, सड़ रहा है, किसी का एक्सक्रेटा है, ये सब डेट्रिटस है, ठीक। इसको जो खाता है उसको बोलते हैं डेट्रिटिवोरस। डेट्रिटस को जो खाता है उसको बोलते हैं डेट्रिटिवोरस। अच्छा, आज समझ में आया। हाँ, बहुत लोगों को आज समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि शॉर्टकट में सब लोग पढ़ना चाहते हैं ना, शॉर्टकट में चीजें समझ में नहीं आती। डेट्रिटस को जो खाता है उसको बोलते हैं डेट्रिटिवोरस, और स्मॉल कार्निवोरस जो है वो इनको खा लेते हैं और इनको खा लेते हैं ये लोग, ठीक है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे एनर्जी का फ्लो होता है, इस प्रकार से होता है। इसको बोलते हैं, ये फूड चेन कुछ ऐसा होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेप्रोफाइटिक या डेट्रिटस फूड चेन। यहाँ पे कोई घास खा के नहीं एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे सड़ती गलती हुई चीजें, मरी हुई चीजें, डेड एंड डिकम्पोज चीजों से एनर्जी लिया जा रहा है और फिर उस चीजों को खा के एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। दिस इज कॉल्ड डेट्रिटस फूड चेन, ठीक। नाउ द लास्ट वन, पैरासाइटिक फूड चेन। क्या होता है इसमें, लार्ज ऑर्गेनिज्म का शोषण होता है और फूड किसे मिलता है, स्मॉलर ऑर्गेनिज्म को। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर कोई है, उनके बाल में इस प्रकार के जीव जंतु अगर पाए जाते हैं, बालों में हुआ करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, वो पैरासाइट है। अगर आपके पेट में जो वॉर्म्स होते हैं, जिसको हिंदी या नॉर्मल भाषा में जोक या ऐसा कुछ बोला जाता है, जोक मजाक नहीं, मतलब जोक ऐसा कुछ बोलते हैं लोग, तो वॉर्म उसको बोलते हैं। तो यू नो वो क्या हुआ, वो अगेन पैरासाइटिक फूड चेन का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद जैसे ये बफेलो है, ये अपना बेचारा घास खा रहा है बढ़िया से, लेकिन इनके बॉडी में ये टिक्स है ना, ये जो है ये खून चूसने वाले इनके बॉडी पे रहेंगे और इनके बॉडी से खून चूसेंगे। दिस इज कॉल्ड पैरासाइटिक फूड चेन, दिस इज कॉल्ड पैरासाइटिक फूड चेन,
ठीक है, ये बात है। ये पैरासाइटिक जो है वो जरूरी नहीं है कि इसमें ही हो। अगर प्रीलिम्स में पूछ दिया कि पैरासाइटिक फूड चेन में सिर्फ पैरासाइट्स जो है वो जो हर्बीवोरस या कार्निवोरस के बॉडी में रहते हैं, नहीं सॉरी, ये जो है वो ये प्लांट और ट्रीज में भी जाके, पैरासाइट तो कहीं भी हो सकते हैं, तो इस प्लांट और ट्रीज में भी जाके न्यूट्रिशन ले सकते हैं और इनको एक्सप्लॉइट करके अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। तो ये यहाँ भी हो सकता है, ध्यान देने वाली बात है, बिल्कुल मिस ना करें। ठीक, नाउ अब क्या है कि आप पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा होगा क्लास 6 या 7 में, आई थिंक ऐसा था कि फाइबर फैब्रिक ऐसा कुछ था चैप्टर। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे ये एक थ्रेड है जिसको धागा बोलते हैं, ठीक है, थ्रेड, ठीक, सॉरी फॉर माय टी, थ्रेड। और बहुत सारे थ्रेड को अगर इनको आपस में इस तरीके से, है ना, जो विबिंग का प्रोसेस है वो कर दिया जाए तो ये बन जाता है क्लॉथ या फैब्रिक। मेरी बात समझ में आ रही है? कई सारे धागे मिलके कपड़ा बन जाता है। ये बात समझ में आ रहा है? फूड चेन इज धागा, जो ये जो है, ये जो धागा है ना, ये क्या है? ये है फूड चेन। और कई सारे फूड चेन जब आपस में मिलते हैं ना, जब ये आपस में मिलते हैं तो ये बन जाते हैं फूड वेब। ये बन जाते हैं फूड वेब। समझिएगा, फूड वेब इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड चेन। फूड वेब इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड चेन। ठीक, फूड चेन जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म में किसी भी इकोसिस्टम में नहीं पाया जाता। ऐसा नहीं कि किसी भी हिरन ने ये कसम खा लिया कि मैं तो ये प्लांट या यही घास खाऊंगा, इसके अलावा मैं किसी पे देखूंगा भी नहीं। ऐसा नहीं कि अगर किसी मगरमच्छ ने कसम खा लिया कि मैं तो सिर्फ हिरन ही खाऊंगा, इसके अलावा कुछ और खा ही नहीं सकता, किसी और हर्बीवोरस, बकरी मेरे सामने पड़ा हुआ है नहीं खाऊंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रास माउस भी खा रहा है, ग्रास होपर भी खा रहा है, ग्रास होपर को फ्रॉग खा रहा है, ठीक है। अब फ्रॉग को ईगल खा लिया। अब ऐसा नहीं कि ईगल कसम खाए हुए है कि मैं सिर्फ फ्रॉग ही खाऊंगा, वो स्नेक को भी खा रहा है। अब ये माउस जो है, ग्रास को माउस ने खाया, ग्रास को माउस ने खाया, अब माउस को ईगल भी खा रहा है, माउस को स्नेक भी खा रहा है। इस प्रकार से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है। ये सब जब कई सारे फूड चेन जब आपस में इंटरमिंगल्ड होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं, तो वो बन जाता है फूड वेब। फूड वेब, दिस इज द क्लासिक एग्जांपल, और वी मे कैन से दैट दिस इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ फूड वेब, जो कि मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये क्या हुआ। सारा अलग अलग टाइप का फूड चेन इंटरकनेक्ट हो गया, और इंटरकनेक्ट होने के वजह से ये बन गया फूड वेब। दिस इज द फूड वेब, सॉरी, ठीक है, ये फूड वेब हो गया। अगर आपको एक जगह से समझ में नहीं आ रहा है तो आपके लिए ये एक एक्वेटिक फूड वेब भी है, ठीक है। आप यहां से देख के समझ सकते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन को कौन कौन खा रहा है, फिर इसको कौन कौन खा रहा है, फिर इसको कौन कौन खा रहा है, सबको कौन कौन खा रहा है। और इन सभी को ले लिया जाए तो इंसान इतने ये हैं कि इन सभी को कौन खा रहा है? इन सभी को ह्यूमन खा रहा है। अब बताओ, ये है, दिस इज द फूड वेब। तो फूड वेब में क्या होता है कि ये कोई एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये इधर इसको वो भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, और ऊपर बैठा हुआ है वो सबको खा रहा है, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एक्वेटिक फूड वेब। अभी भी समझ में नहीं आता है तो ये एक नॉर्मल फूड वेब है जो कि मैंने दिया है। कि एक चीज और स्टेटमेंट याद रखना है प्रीलिम्स के लिए, या फिर इसको मेंस में यूज कर सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। जितना कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगा, जैसा कि ये दिख रहा है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, जितना ज्यादा फूड वेब कॉम्प्लेक्स होगा, है ना, मोर स्टेबल द इकोसिस्टम, उस जगह का इकोसिस्टम उतना ही स्टेबल होगा। वाह क्या बात है। ये एज इट इज अगर स्टेटमेंट आ गया तो छोड़ के मत आना, ठीक, ओके।
अब बात करते हैं कि कई लोग भूल गए होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। देखिए, अगर अभी तक समझ में नहीं आया तो फूड चेन जो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, लीनियर होता है, एक लाइन में। फूड चेन, फूड वेब क्या होता है कि ये उससे भी कनेक्टेड है, उससे भी कनेक्टेड है, ये उसको भी खा रहा है, उसको भी खा रहा है, ये उसको भी खा रहा है, और एक है सबको खा रहा है। तो दिस इज कॉल्ड फूड वेब, दिस इज फूड चेन, दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज कॉम्प्लेक्स। ठीक है अभी तक। अब हमको एक चीज समझना है कि जो हमने ऊपर में पढ़ा था, एक जो टॉपिक था ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है, ये तो जीएफसी को अगर हम लोग देखें तो जीएफसी को थोड़ा सा एक उसका पार्ट है, उसको देखना पड़ेगा। इसको मैं समझाने के लिए थोड़ा सा अलग मेरे पास स्ट्रैटेजी है। समझिए कि आप कहीं पे काम करते हो तो आपका इनकम है, आपका इनकम है, सपोज करेंगे कि आपका इनकम है 100 रुपीज़। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते हैं, समझ लेते हैं कि आपका इनकम है 100 रुपीज़। इस इनकम में से आपने क्या किया कि 70 रुपीज़ क्या कर दिया आपने, 70 रुपीज़ आपने क्या किया आपने, और यहाँ पे 30 रुपीज़, 70 रुपीज़ आपने क्या कर दिया एक्सपेंडिचर के लिए यूज़ किया। ये आपका एक्सपेंडिचर है, ये आपका क्या बचा, तो जो बच गया वो आपका क्या है, ये आपका सेविंग है। तो कहने का मतलब है कि आप 100 रुपये कमा रहे हैं, 70 रुपये आप खर्च कर दे रहे हैं, तो ऑलरेडी 30 रुपये आपका सेविंग हुआ। सिंपल, यही समझना है। तो अब है क्या कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, यानी कि सोलर रेडिएशन, मतलब कि सनलाइट का यूज करके जो प्लांट है वो क्या करता है, वो खाना बनाता है। तो प्लांट को क्या बोलते हैं, ये है प्रोड्यूसर, ये है प्रोड्यूसर। प्लांट क्या है, प्रोड्यूसर है। तो नेट प्राइमरी प्रोड्यूसर और ग्रॉस प्राइमरी प्रोड्यूसर, है ना, ग्रॉस। तो अब क्या है कि ग्रॉस, व्हाट इज मीन बाय ग्रॉस प्राइमरी प्रोड्यूसर, मतलब कि कितना आपका इनकम है, मतलब कि कितना आपने खाना बनाया, कितना आपने खाना बनाया, ये हो गया, ये इनकम यानी कि जीपीपी। सन से सनलाइट लेके कितना आपने खाना बनाया, टोटल टोटल। तो आपको मान लो कि सपोज करो कि आपने 100 जूल खाना बनाया, ठीक है, मान लो, समझ लो कि 100 जूल खाना बनाया। अब क्या करते हैं कि कुछ जो है सम ग्लूकोज यूज टू सप्लाई एनर्जी टू ड्राइव सेलुलर रेस्पिरेशन। आपने कुछ जो है वो क्या कर दिया अपने यूज के लिए, मतलब कि एक्सपेंडिचर, यूज या एक्सपेंस, एक्सपेंस के लिए आपने यूज कर लिया, तो ये इधर आ गया। अब पूछ रहा है कि बचा क्या, मतलब कि नेट ये हो गया, ठीक है ना, ये नेट प्राइमरी प्रोड्यूसर कितना है। अब आपने बनाया और आपने खुद ही में खा लिया, खुद ही यूज कर दिया, तो मेन सेविंग कितना है, नेट कितना बचा हुआ है, ये बताओ। दिस इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोड्यूसर, दिस इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। ये तो ये जो 30 हो गया ये है नेट प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये हो गया, ठीक है। अगर कुछ लोगों को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये मैंने एक तरीके से बताया, अभी मैं एक और तरीके से बता देता हूं जिससे लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रेट बता देता हूं ताकि जो लोग स्ट्रेट समझते हैं उनको समझ में आ जाए। बात यह है कि ये जो प्लांट भाई साहब हैं, ये सोलर रेडिएशन का यूज़ करके इन्होंने बनाया कितना, सपोज करो कि 100 जूल ऑफ एनर्जी ही ले लेते हैं। यहाँ पे स्टार्स वगैरह हम लोग जानबूझ के नहीं लिख रहे हैं क्योंकि चीज़ें सिंपल हो, ठीक है। तो ये 100 जूल एनर्जी बना रहे हैं अपने पास। अब इसका ये क्या किए, इन्होंने बनाया 100 जूल, लेकिन इसका एक पार्ट, सपोज करो कि इसका 40 जूल इन्होंने यूज कर लिया किस चीज में,
रेस्पिरेशन में। तो इन्होंने बनाया भी और अपने आप यूज भी कर लिया, तो कहानी खत्म। तो बात हुआ कि भाई नेट क्या निकल रहा है, भाई तुमने बनाया 100 था और तुम 40 ही यूज कर लिए, तो नेट क्या है? दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ये तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन है जो 100 बना है। बोल रहा है कि नेट, ये मत बोलो कि 100 बनाए थे, 100 बनाए थे तो 40 खुद ही तो यूज कर लिए। नेट कितना है? तो एनपीपी कितना आएगा? एनपीपी, तो एनपीपी जो आएगा, जो बच गया, वो है आपका 60 जूल। दिस इज नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ये हो गया एनपीपी। तो एनपीपी का फॉर्मूला ये है कि जो भी जीपीपी आएगा, उस जीपीपी में से रेस्पिरेशन और प्लांट खुद के इस्तेमाल के लिए जो भी मतलब अपना जो भी ग्लूकोज है वो इस्तेमाल करता है, तो उसको हमें घटा देता है। रेस्पिरेशन के लिए जो भी यूज हो रहा है वो उसे हम लोग ग्लूकोज को उसको डिक्रीज कर देंगे। तब जीपीपी माइनस एनपीपी, जीपीपी माइनस रेस्पिरेशन इज इक्वल टू एनपीपी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर एनपीपी हमें निकालना है, तो हमने देखा कि ग्लूकोज का, सपोज कीजिए कि यहाँ पे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिला था 100। इसमें हम देख रहे हैं कि 40 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, यूज हो रहा है रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। और जीपीपी टोटल बना था 100, तो रिजल्ट क्या आएगा? 60 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे पास क्या बच गया? एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन बच गया, या नेट प्राइमरी प्रोड्यूस बच गया हमारे पास, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं और आगे भी आने की संभावना है, क्योंकि ये बेसिक कोर इकोलॉजी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन उसी टॉपिक को एक बार और समझ के सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी भी समझते हैं, जो कि हो सकता है कि मुझे लगता है कि क्वेश्चन आ जाए अगले सालों में। यहाँ पे हमने पढ़ा, जो कि मैंने भी आपको जूल में समझाया था, यहाँ भी आपको जूल में बताया गया है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन 300 जूल का हुआ, उसमें से रेस्पिरेशन के लिए प्लांट ने 100 जूल इस्तेमाल कर लिए, ये 100 जूल। तो बोलता है भाई कि ये तो बताओ, तुमने 300 बनाया था और 100 तो खुद ही यूज कर गए, ये बताओ कि नेट कितना बचा है तुम्हारे पास। तुमने बनाया 300 और खुद ही यूज कर लिए, बताओ कितना बचा हुआ है। तो नेट बचा हुआ है 200 जूल, मतलब ये है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। क्या हमने जो बनाया था जीपीपी, उसमें से रेस्पिरेशन के लिए जो हमने रेस्पिरेशन के लिए जो है उसको माइनस कर दो, जीपीपी में से रेस्पिरेशन के लिए जो यूज हुआ उसको माइनस कर दो, हमारा जो आ जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन का वैल्यू हमें मिल जाता है। ये बात समझ में आ गया। अब इस फूड को खाएगा कौन? जो हर्बीवोरस है वो खाएगा। अब समझिएगा कि हर्बीवोरस के तो पास पहुंच गया, तो हर्बीवोरस के पास जितना जो एनर्जी पहुंचा, ये तो पहुंचेगा नहीं, ये वाला पोर्शन तो गायब हो गया, ये तो रेस्पिरेशन में यूज हो गया, ये स्टोर है प्लांट में, प्लांट के फ्रूट में, या प्लांट में प्लांट का फ्रूट खाया ये हर्बीवोर, तो हर्बीवोर के पास 10% के तौर पे एनर्जी चला गया। तो इसके पास जो भी स्टोर है बेचारे के पास। तो इस पे सपोज करो कि मान लिए कि ठीक है ये खाया, अभी हम लोग 10% नहीं लगा रहे हैं इस एग्जाम्पल में, 200 का 200 जूल इसके पास पहुंच गया। ऐसा होता नहीं है, 10% लॉ है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन अभी समझिए 200 का 200 जूल पहुंच गया। इसमें से कहाँ कहाँ जाएगा? इसमें से कुछ वेस्ट हो गया सेलुलर रेस्पिरेशन में, या और हीट के तौर पे लॉस होगा। उसके बाद क्या होगा? कुछ जाएगा फीसेस में, मतलब कि समझिएगा अगर हमने जो भी खाना खाया, क्या पूरा का पूरा हमारे बॉडी में लग जाता है? नहीं, उस खाने का कुछ ही पार्ट हमारे बॉडी में लगता है, बाकी पूरा खाना जो है वो फीसेस के तौर पे निकल जाता है, ठीक है, फीसेस के तौर पे निकल जाता है। अब फीसेस आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा सा गूगल सर्च कर लीजिए, ठीक है। सुबह टाइम में जो वेस्ट जो निकलता है हमारे बॉडी में, दैट इज कॉल्ड फीसेस। मैं यूरिन की बात नहीं कर रहा हूँ, सॉलिड वेस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ है इस 200 जूल में से मात्र 33 पार्ट जो है वो जा रहा है, क्या 33 जूल जा रहा है हमारे टिश्यू में। अब जो है वो इसको, अगर यहाँ पे इसको लायन खाएगा तो लायन के पास कौन जाएगा?
इसके पास आया था 200 जूल, लेकिन लायन के पास जाएगा 33 जूल। इस 33 जूल में से भी फिर लायन के पास कुछ सेलुलर रेस्पिरेशन के तौर पे जाएगा, कुछ फीसेस में से निकलेगा और कुछ ही उसके शरीर में लग पाएगा। ये ऐसे करके होता है ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्शन। तो ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्शन में, क्योंकि प्लांट से तो फीसेस नहीं निकल रहे हैं, लेकिन इंसानों से या दूसरे जानवरों से फीसेस भी निकल रहे हैं, तो ये भी चीज़ ध्यान देना है कि जो सेकेंडरी प्रोडक्शन है वहाँ पे चीज़ें जो है वो 3 पार्ट में बट रही है, प्राइमरी प्रोडक्शन में 2 ही पार्ट में बट रही हैं। ये चीज़ें कॉन्सेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए, एग्जाम में काम आएगा। आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगले क्लास से जब हम लोग मिलेंगे तो वी विल टॉक अबाउट इकोलॉजिकल पिरामिड, और इसमें बहुत सारा वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, यूपीएससी पूछता है इससे सवाल। और फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्वेटिक जो इन हैबिटाट्स है उसके बारे में देखेंगे, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, इन सब के बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप रेगुलर टेस्ट और बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए आप ऐप पे जाइए, और ऐप पे जाइए, अपने आप को लॉगिन करिए, रजिस्टर करिए, उसके बाद आप वेट करिए। आपको लगातार टेस्ट, कुछ सिंपल वाले टेस्ट मिलेंगे, आपको मज़ा आएगा उन सारे टेस्ट देके, आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का फाउंडेशन और भी ज़्यादा मजबूत होगा। तो बस ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।